नमस्कार। आप देख रहे हैं दंगल 2024। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और इस बार के आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे, जिसके लिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिमालय से समुद्र तक और रेगिस्तान से बारिश वाले पूर्वोत्तर राज्यों तक बूथों पर एक जैसी सुविधा होगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वोटर या दिव्यांग वोटर्स के घर फॉर्म भिजवाए जाएंगे, ताकि वो घर से ही वोट डाल सकें। बूथ पर अगर वो पहुंचते हैं तो उनको आयोग के वॉलंटियर सहयोग करेंगे। यहाँ तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि चुनावी शंखनाद हो चुका है और आज से देश भर में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो चुकी है। सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। कितनी बड़ी चुनौती चुनाव को पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ हरीश चोपड़ा साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं महेंद्र यादव जी आपसे करना चाह रहा हूं। बिगुल तो बच चुका, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह चुनाव होने जा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के सामने? देखिए अक्षर, ये चुनौती तो हमेशा बड़ी होती है। इतना बड़ा देश है, इतनी तरह की विविधताएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, हर तरह की परिस्थितियां अलग हैं। बहुत चुनौती काफी बड़ी होती है, लेकिन इन चुनौतियों का अच्छी तरीके से सामना हमारा निर्वाचन आयोग करता रहा है। हमारे देश की मशीनरी और इस तरह की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। तो काम बड़ा कठिन होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग पहले भी सफलतापूर्वक ये काम करता रहा है और इस बार भी पूरा यकीन है कि वो भी अच्छी तरीके से कर लेगा। हरीश चोपड़ा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो 7 चरणों में एक बार फिर चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हुए थे। इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से ऐतराज करता रहा है कि ये तो सहूलियत के हिसाब से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, आपको नहीं लगता कि सीईसी की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो उससे संतुष्ट होंगे विपक्षी दल? हरीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चले शायद हरीश जी तक जी हरीश जी, अगर मैं इसका जवाब देना चाहूं जी जी, तो क्योंकि ये बात यहाँ पर विपक्षी दलों की जो आपत्ति है वो थोड़ा सा मायने इसलिए रखती है क्योंकि इसी के साथ ही हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी पूरे देश में जब एक साथ में इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, और तो वहां पर इतनी लंबी प्रक्रिया चलना, 7 चरणों में चलना, कई कई राज्यों में तो बहुत सारे चरणों में मतदान होना है। और एक तरफ बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो जब अगर पूरे देश में ही आप एक ही दिन ना भी सही, लेकिन 2-4-5 दिन के अंतर पर या बहुत से बहुत 1 हफ्ते के अंदर अंदर वोटिंग कराएं, तो उससे ऐसा लगेगा कि ये हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी तैयार है। इतना जरूर थोड़ा सा इसमें मैं नहीं, जो भौगोलिक परिस्थिति की अगर यादव जी बात करें कि देश की भौगोलिक स्थिति, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में भले ही 46 दिन के वक्त लग रहा हो, 7 चरणों के मतदान जब संपन्न हो गए तो पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 46 दिन का वक्त लगेगा। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर कही है तो उसमें भी कई चरण हो सकते हैं। हालांकि ये विषय आज का नहीं है। चरण भी कम होने चाहिए। इसमें क्या है कि जो पहले चरण में की जैसे वोटिंग है, पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी 19 अप्रैल को। अब उसके बाद में काउंटिंग होगी 1 जून तक, तो उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है और फिर ट्रांसपेरेंसी का भी सवाल इसमें उठने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि मतपेटियों की या जो ईवीएम है उनकी सुरक्षा कैसे होगी, उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है, ये सारे सवाल उठने लगते हैं।
नहीं तो कई चरणों में तो चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे ना महेंद्र यादव जी। ऐसा तो नहीं कि 2014 के पहले एक ही फेज में सारे चुनाव सारे लेकिन जब भी ज्यादा अंतर होता रहा है तो उन पर तमाम लोग आपत्तियां करते रहे हैं और ये मानते रहे कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पहले भी होता रहा तो वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था। और 2014 में और 2019 में जो हुआ तो उसको भी बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया है। हरीश चोपड़ा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हरीश चोपड़ा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलो, शायद हरीश चोपड़ा साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती महेंद्र यादव जी आप देखते हैं। 97 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इतने लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम इसके लिए बाकायदा जो युवा वोटर्स हैं उनको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतने बड़े देश में इतने सारे मतदाताओं को, और आप ये भी देखिए कि पिछले हर चुनावों की तरह से जो मतदान का प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदारी अब संभालने जा रहा है और इसके पहले जो भी संभालता रहा है उसमें आप देखें तो लगातार उसमें सुधार होता रहा है। तो अब और इसी तरीके के तो एक इनोवेटिव तरीके होते हैं, नए नए तरीके होते हैं, इनका इस्तेमाल वो पहले भी करते रहे हैं और समय के हिसाब से उसमें और भी तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे युवाओं को अगर उसका एम्बेसडर बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर को बनाएंगे तो इन सबसे लोगों का मतदान के प्रति और ज्यादा आकर्षण बढ़ता है। उनको अपना लगता है कि हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए और जब पूरा देश अगर इसमें योगदान कर रहा है तो हम क्यों पीछे रह जाए। इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी की है और जो जो उन्होंने संकेत दिए हैं, जो जो उपाय बताए हैं, ये पूरी तरीके से भरोसेमंद लगते हैं मुझे और ये बहुत अच्छे प्रयास है। और मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अभी कुछ वो व्यवहारिक और तरीके भी अपनाएंगे और मतदान अब काफी अच्छा होने लगा है, बहुत अच्छा होने लगा है। मतलब अब ये माने कि इस मामले में निर्वाचन आयोग लगातार अच्छा काम करते हुए चले। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, उम्मीद करता हूं। हरीश चोपड़ा साहब, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि कनेक्टिविटी आपसे संपर्क टूट गया था, इस वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब आप तक प्रॉपर तरीके से आवाज पहुंच रही है। कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो चुका है। आज से कितना ज्यादा चुनावी घमासान और तेज होता देख रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होने के बाद, यानी कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है और एक सभी राजनीतिक दलों के लिए घमासान होता है। और यहां तक घमासान कितना होगा कितना नहीं होगा, ये इस बात का फैसला जो है वो जनादेश करेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। वैसे तो राष्ट्र जब संक्रमण काल में होता है तो मेरी व्यक्तिगत राय है जी कि राष्ट्र स्वयं अपना नेता चुन लेता है। अब सवाल ये है कि 2024 के चुनावों में क्या राष्ट्र किस ढंग से सोचता है, जी ढंग से कौन से विमर्श को, कौन से नैरेटिव को वो ज्यादा पसंद करता है। या विपक्षी दल, मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस नैरेटिव यानी कि विमर्श का, चुनाव का जो विमर्श होता है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। वो कितना विमर्श तैयार कर पाते हैं अपने आपका आकलन सर क्या कहता है? चोपड़ा साहब, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, आकलन का जहां तक ताल्लुक है, मैं केवल 2 शब्दों में कहूंगा कि फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा नीति गठबंधन है वो एक ठोस नैरेटिव तैयार करने में सफल हो चुका है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, वो अभी तक भी अपनी तैयारी हरी जी, आपकी आवाज फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। महेंद्र यादव साहब,
जो बात अभी हरीश चोपड़ा साहब की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश बाहर आ जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि बीजेपी और एनडीए चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? जो एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास होता है, कहते हैं कि आत्मविश्वास होना जरूरी होता है, वो आत्मविश्वास विपक्षी दलों के गठबंधन में दिखाई दे रहा है मौजूदा वक्त की अगर बात करें? नहीं, देखिए, इस मामले में जो भी हरीश जी बात कर रहे थे उससे असहमत होने का मैं कोई आधार नहीं देखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आज भले ही जो संदेश दिया है, लेकिन हम इसके पहले भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 महीने नहीं बल्कि 4-5 महीने पहले से देखें, यानी जब जो दिसंबर में ये 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे जी, तब भी भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी मूड में आ चुकी थी। तो तैयारी तो जो है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, वो तो बहुत ज्यादा आगे है इंडिया गठबंधन की तुलना में। और जो तरह का जो इनका जो गठबंधन है वो भी एक तो उस तरीके का रूप नहीं ले पाया है। मतलब आप देखिए कि केजरीवाल से गठबंधन इसी शर्त पर हुआ कि केजरीवाल के लिए आप जितना दे सके तो दे दें, आम आदमी पार्टी को जितना तो आप दे सके तो दें। वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को या अन्य दलों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जहां उसको लड़ना है वो लड़ेगी ही। आप उनकी जगह से यानी आपको लग रहा है कि अलायंस को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो दावे धराशायी होते मौजूदा वक्त में तो कम से कम कहा जा सकता है कि दिखाई दे रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में गठबंधन पूरी तरह से टूटता दिखाई दिया है। और भी कई स्टेट्स हैं जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अब भी घमासान की स्थिति बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब कैसे सियासी घमासान और तेज होता दिखाई देगा, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दंगल 2024। चुनावी शंखनाद हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस बार भी लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। कितनी बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के सामने निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं हरीश चोपड़ा साहब आपके पास आऊंगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना, ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से यह बात भी कही गई है कि चाहे आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार हों, उनको भी 3 बार अपनी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। और साथ ही जो राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं, उनको कारण बताना होगा कि टिकट देने के पीछे के कारण क्या है, मंशा क्या है उनकी। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सुधार जो है वो एक सतत होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जी जी। पहले कभी दौर ऐसा भी होता था कि एक दिन में लोकसभा चुनावों के दौरान या विधानसभा चुनावों के दौरान व्यापक हिंसा होती थी और कई जानें चली जाती थी, सैकड़ों लोग घायल होते थे। लेकिन धीरे 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 चुनाव प्रक्रिया में, चुनावी मतदान की प्रक्रिया में जैसे जैसे सुधार होते गए, खासतौर पर जब शेषन जी ने पदभार संभाला, उसके बाद तो उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ परिवर्तन किया। जहां तक आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों का सवाल है, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का सवाल है, बहुत से अधिकांश के समय में हम इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। लेकिन अब लगता है कि धीरे 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 धीरे, लेकिन कहीं कुछ हद तक, काफी हद तक जो है, कुछ हद तक अभी भी ऐसे तत्व मौजूद है जिनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना जरूरी है। लेकिन आज भी धन बल, बाहुबल का जोर रहता है। ये अच्छी बात है कि मुख्य चुनाव आयोग ने किया है और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों के लिए एक बार फिर बहुत सारे प्रयास किए हैं। लेकिन ऐसे प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए और खास तौर पर सब राजनीतिक दल ऐसे लोगों को खुद चुनाव उम्मीदवार बनाते हैं तो सवाल तो लोकतंत्र में खड़े होंगे।
बिल्कुल, लेकिन जो बात आपने कही यहाँ कि पर धीरे धीरे जैसी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी भी लाने की कोशिश की गई है, कम से कम प्रयास तो किए गए। लेकिन महेंद्र यादव जी, पूर्व के इलेक्शन की बात की जाए और मौजूदा वक्त में कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, और साथ ही जो बात अभी हरीश चोपड़ा साहब की तरफ से भी कही गई है कि राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि वो किसे अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जब तक राजनीतिक दल इसका निर्णय नहीं करते हैं तब तक ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये बात तो सही है। जो सुधार जो होगा वो मोटे तौर पर राजनीतिक दलों की तरफ से ही जब ये पहल की जाएगी तब ही सुधार ज्यादा समझ में आएगा। और क्योंकि हम अभी जो लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्शन कमीशन की, उसका विश्लेषण ही कर रहे हैं। तो मैं एक बात जो आपने अभी कही उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आपको कभी प्रत्याशी को जो भी अपराध है उसके ऊपर मामले दर्ज हैं उनकी जानकारी देनी पड़ेगी, 3 बार प्रकाशित कराना पड़ेगा, वो ठीक है। राजनीतिक दलों को उसका कारण बताना होगा। ये पॉइंट मुझे कुछ लग रहा है कि ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मतलब एक तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि फिर कुछ सैंपल बताना चाहिए था कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन इस तरीके का होना चाहिए, इस तरह का 2-4 सैंपल देने चाहिए। फिर सवाल यह भी उठेगा कि वो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है क्या वो पर्याप्त है, सही है या फॉर्मेलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो इलेक्शन कमीशन ने किया है ये इसको थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर लागू करने में दिक्कत पड़ेगी। कोई राजनीतिक दल मान लीजिए किसी भी मंशा से दे रहा है, चाहे वो घोर अपराधी है तब दे रहा है या कोई ऐसा है जिसके ऊपर कोई राजनीतिक मामला लगा दिया गया है, तो अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या देगा राजनीतिक दल? वो उसको बताने में समझाने में दिक्कत आएगी। तो यानी आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए था भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं तो उसके लेकर कोई ना कोई विकल्प भी जरूर रखा गया होगा। लेकिन मैं हरीश चोपड़ा साहब एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, एक तो ईवीएम जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों की तरफ से वक्त वक्त पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल तो अब भी हैं जो ये चाहते हैं कि बैलेट के जरिए अगर इलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। तो यानी बैलेट के पीछे जाने का मकसद क्या आपको दिखाई देता है विपक्षी दलों का? क्यों बार बार वो कहते हैं कि भाई हमें तो पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ईवीएम में भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या बैलेट और बुलेट का जो कॉम्बिनेशन था इसको फिर वापस चाहते हैं क्या कुछ राजनीतिक दल? निश्चित रूप से राजनीतिक दल एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, खासतौर पर विपक्षी दल। जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले भी ईवीएम पर चुनाव खड़े सवाल खड़े होते हैं, और जब हो जाती है तब भी ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ईवीएम पर सवाल खड़े क्यों होते हैं। इसका जवाब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव जी ने आज अपने शायराना अंदाज में भी दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने रात ही लिखा है ये सवाल उठेगा। अब सवाल यह है कि जब विपक्षी दल कर्नाटक और हिमाचल में जीत जाते हैं या कांग्रेस जीत जाती है तो उसके लिए वही ईवीएम सही होता है, लेकिन जब वो पराजित हो जाते हैं तो ईवीएम उनके लिए खराब हो जाता है। राहुल गांधी बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन मैं अब इस ईवीएम ये सवाल तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री पद पर रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम का पर सवाल खड़े और एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी। तब उन्होंने सवाल उठाए थे सबसे पहले ईवीएम पर। अब सवाल ये है कि दोनों ही पक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब ये अर्थहीन हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कोई बिल्कुल चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। लेकिन महेंद्र यादव जी, संक्षेप में एक लास्ट कमेंट आपसे जरूर चाह रहा हूं। फिर राजनीतिक दलों को हिम्मत दिखानी चाहिए ना, जैसा हैकाथॉन का निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजन किया गया था कि भाई अगर आपको लगता है कि टेम्परिंग की जा सकती है तो आइए करके देख लीजिए। उस वक्त तो सभी राजनीतिक दल वहां पर झांकने तक नहीं पहुंचते हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से यह भी कहा गया, कोर्ट का हवाला दिया गया कि कई लोगों ने जिन्होंने आपत्ति जताई थी जुर्माना तक उनके ऊपर लगाया गया अदालत की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि इस सूरत में अब कम से कम ईवीएम पर सवाल दागने से पहले विचार करेंगे राजनीतिक दल? नहीं, जो विरोध में है उनका तो रवैया मैं कल से भी देख रहा हूं और उसके पहले भी उनका रवैया तो वही रहना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही थी कि अब आइए आप करके दिखाइए टेम्परिंग प्रोग्रामिंग जो कुछ भी है, वो उन्होंने मशीन सामने रख दी थी, बोले कोई छुएगा नहीं, दूर से ही कीजिए। तो
क्या इलेक्शन का जो ईवीएम है वो होती है, क्या उसको कोई छूता नहीं है? वो इसे बनती है और सीधी पोलिंग बूथ तक पहुंच जाती है। उसमें प्रत्याशियों के नाम भरे जाते हैं सब, और सारी प्रक्रिया होती है और कोई ना कोई टच करता ही है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप छूइए मत, दूर से कीजिए, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलिए, यानी आपको लगता है कि मौखिक तौर पर जो बातें कही जाती हैं वो प्रैक्टिकली भी दिखाई देनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा लोकतंत्र की इस बड़ी चुनावी प्रक्रिया पर और ज्यादा बढ़े। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया हरीश चोपड़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और महेंद्र यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए, दंगल 2024 जिसका चुनावी शंखनाद हो चुका है, 7 चरणों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। इन चुनौतियों से कैसे पार पाता है निर्वाचन आयोग, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।